Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज इस सेशन की सेमेस्टर 4 की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मोनोपोली से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि माइक्रो में बहुत कम टाइम पे मैं डिस्कस कर लेता हूं कि सिलेबस क्या है थोड़ा सा, ठीक है। और जैसे जैसे टॉपिक आगे जाता जाएगा हम सिलेबस डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो सिलेबस का होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 एक प्रॉपर एंड सेपरेट रजिस्टर बनाइएगा और जानते हैं अप्रोच न्यूमेरिकल रहेगा। क्वेश्चंस थ्योरी के लिए मैंने आपको स्टडी मटेरियल दे रखा है और स्टडी मटेरियल से मुझे याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को कहा था पिछली क्लास में कि आप मुझे एक जीमेल मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए और साथ साथ उसी जीमेल से मुझे एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिए। तो दोनों सेम होना चाहिए, जिससे जो जीमेल आपने मुझे भेजा है और जिससे आपने रिक्वेस्ट भेजा है उसके बाद मैं उसको एक्सेस दे दूंगा, आपके पास सारा स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। आप उसको डाउनलोड करिए, अपने सामने रखिए और फिर क्लास के साथ चलिए। थ्योरेटिकली जितनी बातें हैं सब उस स्टडी मटेरियल में है और न्यूमेरिकली जितनी बातें होंगी क्लास के अंदर होगी। चलिए जी, क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट। क्लास नंबर फर्स्ट है, मोनोपोली है। एक क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही उसके 3 पार्ट्स होते ही होते हैं। अब आप हमसे पूछेंगे सर मोनोपोली से क्यों स्टार्ट करते हैं, तो बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में बता दूँ कि सिलेबस में है क्या चीज़। पूरा जो सेम 4 का माइक्रो है उसको 2 पार्ट में बांटा गया एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। एक है आपका पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। राइट सर। पार्ट ए में जो आपका जो रीडिंग्स आपका है वो रीडिंग्स आपका 4 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो यूनिट 1 इसमें आएगा। यूनिट 1 के ये सारे चैप्टर्स आएंगे इसमें। जीई दैट इज कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम एंड देन एफिशिएंसी, एंड देन वेलफेयर। यूनिट 1 के ये चैप्टर्स आएंगे और इसका दूसरा पार्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 के जो चैप्टर्स हैं आप उसमें मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर एक बिग टॉपिक का नाम है। इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। उसमें चैप्टर्स आपका आता है पहले पब्लिक गुड्स एंड देन एक्सटर्नलिटीज एंड देन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये दोनों यूनिट 1 एंड यूनिट 4 मिला करके आपका पार्ट ए बनता है। इसमें से आते हैं आपके 4 क्वेश्चंस और आपको करने होते हैं 2 क्वेश्चंस। ये कंप्लीट चैप्टर्स के बारे में अभी बात नहीं करते क्योंकि तब बात करेंगे जब चैप्टर हमारे सामने होगा। अभी करके क्या फ़ायदा होगा। आइए जी पार्ट बी बारे में बात करते हैं। पार्ट बी में आपका है आपके रीडिंग्स का 2 यूनिट। यूनिट सेकंड होगा उसमें और यूनिट थर्ड होगा उसमें। तमन्ना एंटर कर चुकी है। 2 तमन्ना तो नहीं आ गई क्लास में। माइक ऑन प्लीज। यस जी। तो यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड इसमें अब इसमें बेसिकली है क्या चीज़, मार्केट स्ट्रक्चर एंड गेम थ्योरी। ये पूरे पार्ट का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर एंड गेम थ्योरी। ये इसका पार्ट। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको आएगा मोनोपोली। सर ये यूनिट 3 में है सर।
देन आपको आएगा यूनिट 2 में क्या है सर? यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड को मैं कंबाइंड तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टडी मटेरियल में चैप्टर्स ना इसे यूनिट वाइज बांट के दिया नहीं मैंने आपको, क्योंकि आपकी रीडिंग्स में इस तरह से किया हुआ है इसलिए मैंने कर दिया है। अदरवाइज यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड को मैं सेपरेट नहीं कर रहा हूँ अभी। यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड दोनों मिला के आपका मार्केट स्ट्रक्चर एंड गेम थ्योरी है, दोनों मिला करके। मोनोपोली एंड देन व्हाट? इम्परफेक्ट कंपटीशन। imperfect competition, and then finally what? Monopoly, imperfect competition, then finally game theory. इसमें से वही कहानी है, 4 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 2 यहाँ से करेंगे, 2 यहाँ से करेंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे कुल मिलाकर, और हर क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स होंगे ABC। अब तो आपको अनुभव भी हो चुका है क्योंकि आपने सेमेस्टर 3 में देखा है। ये आपकी कहानी है। और जहाँ तक चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन है वो तो जब चैप्टर्स मेरे सामने आएगा तो एक एक करके बात करेंगे। अभी मेरे सामने चैप्टर वो मोनोपोली है, मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं सीधा सीधा बात करूँगा किसके लिए? मोनोपोली। ये मेरी आदत है, आप पहले से भी देख चुके हैं कि जो जॉब एट हैंड होता है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। मोनोपोली मेरे सामने है, और अब आज की क्लास से लेकर के आने वाले 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेस तक मोनोपोली होगा। उसमें सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सारे थ्योरीज होंगे, और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा इसका, सब कुछ कंप्लीट होगा क्लास के अंदर। जितना डिस्कशन करना होगा, जितना आपसे पूछना होगा, आपको पूछना होगा, सब क्लास में पूछेंगे, सब डिस्कस करेंगे। हेडिंग लिखिए क्या? मोनोपोली। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है लेकिन मुझे नहीं पता इसको मैं कब ख़त्म करूँगा, क्योंकि सवाल एक क्वेश्चन का है और सवाल पूरे नॉलेज का भी है, पूरे मार्केट का। मैंने यहीं से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि सेमेस्टर 3 का मैंने सबसे लास्ट चैप्टर क्या पढ़ाया था, आपको याद है? याद है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, याद होगा। सेमेस्टर 3 का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ाया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इफ़ यू रिमेंबर, याद है? और वो भी किस में कराया था? परफेक्ट कंपटीशन में। सेम 3 का लास्ट चैप्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कराया था, और उसमें परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में। तो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहला था परफेक्ट कंपटीशन, जो सेमेस्टर 3 में हो चुका है। उसके बाद बनता है मोनोपोली, उसके बाद बनता है आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन गेम थ्योरी। ये सब कुछ क्या होगा, धीरे धीरे करके डिस्कस आपका होता जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली जस्ट 2 एक्सट्रीम केसेज हैं, जस्ट 2 एक्सट्रीम केसेज हैं। बात समझ गए? राइट सर। तो यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं मोनोपोली को आपके सामने इंट्रोड्यूस थ्योरेटिकली भी कर सकता हूँ, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चंस किया जाए, क्योंकि आप अब ऐसे बच्चे नहीं है कि आपको मोनोपोली के बारे में पता ना हो कि मोनोपोली क्या होता है। हालांकि आप कहोगे सर आप तो ऐसा मानकर पढ़ाते हो कि मुझे कुछ नहीं पता होता। येस ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करवाना है, और न्यूमेरिकल करवा के आपके सामने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है। आइए जी क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इसकी बेसिक्स बात भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रखा हुआ अपने सामने, बेसिक्स बात देख लीजिए। ये आपका PDF है जो आपके सामने भी होगा, और ये एकदम बिल्कुल बेसिक्स बात है, एकदम बेड टाइम आप बैठेंगे आराम से रीड करते जाएंगे। कुछ कुछ बातें मैं भी यहाँ बताता जाऊँगा, लेकिन एग्जाम में वो आते नहीं है, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपने पिछले चैप्टर सेमेस्टर में देख रखा है। तो ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आपके सामने रखते हैं आज हम एक न्यूमेरिकल। राइट सर, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन 1 है, लिखिए। सपोज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज गिवन। कॉस्ट फंक्शन आपके पास है, TC इक्वस टू है आपका 50 + Q²। आराम से कीजिएगा, आसान सवाल है, लेकिन मोनोपोली को इंट्रोड्यूस करने का इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता है, बहुत ही शानदार तरीका है। 50 + Q²। गिवन दैट डिमांड इज व्हाट? डिमांड फंक्शन मान लीजिए P इक्वस टू दिया हुआ है व्हाट? 40 - Q। इसको मैं डिमांड फंक्शन क्यों कहता हूँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, P और Q का इनवर्स रिलेशन है। दिख रहा है आपको? P एंड Q का इनवर्स रिलेशनशिप कैसे प्रूफ होता है? यहाँ माइनस साइन है, अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। यही तो डिमांड फंक्शन, और क्या है? यहाँ Q का और TC का पॉजिटिव रिलेशन है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। दे रखा है आपको, सिंपल। टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, प्राइस दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा है। राइट सर। अब ये सवाल कहता है कि डिटरमिन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। देखो जी, इक्विलिब्रियम आउटपुट, पहला सवाल।
एंड उसी में साथ साथ आउटपुट के साथ साथ प्राइस भी चाहिए, एंड देन प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट भी चाहिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या आउटपुट होगी, क्या प्राइस होगी, क्या प्रॉफिट होगी। बाय मोनोपोली फर्म, फर्म क्या है, मोनोपोली है। फॉर्म है मोनोपोली, वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे हम लोग। अब जानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा। कुछ छोटी सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन केस में आपने क्या देखा था, एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जहाँ पे P इक्वस टू एम आर है और यही ए आर भी था और ये एम सी कर्व इसको कट करता था, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी थी और यही इसका प्राइस था, क्वांटिटी एंड प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में। क्योंकि पी एम आर वहाँ पे इक्वल होता है, प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू वहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। और वो इक्वस टू किसके होता है, एवरेज रेवेन्यू के होता है। अब यहाँ पूछेंगे क्यों, मैं नहीं बताऊँगा अभी क्यों, ये जानते हैं आप लोग। लेकिन मोनोपोली कहानी ऐसी नहीं होती है। मोनोपोली में जो एवरेज रेवेन्यू कब होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ऐसे होते हैं। और ऑफ कोर्स इसका जो एम आर कर्व होता है वो इसका जस्ट हाफ, इसका मतलब डबल स्लोप होता है उसका, और इस एंगल को इक्वली बांटता है, देखो ऐसे। हालांकि इसको मैं अभी प्रूव भी करूंगा, आज बताऊंगा, लेकिन अभी वो चीज़ बताने का टाइम नहीं आया, अभी समझ लो सिर्फ। ये आपका डिमांड कर्व है, इसको ए आर कर्व भी कहते हैं, और ये आपका एम आर कर्व है। ये एम आर कर्व इसको जस्ट हाफ बांटता है, इस एंगल को। एम आर की जो स्लोप होती है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व की स्लोप से ट्वाइस होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होती है। और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और ये जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये जो प्राइस होगी, ये प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ये क्वांटिटी एंड प्राइस आ गया। थोड़ा सा डायग्राम बनाइए। क्लियर बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक दो बच्चा माइक ऑन करके बोल सकते हो सर दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है बच्चे यहाँ तक? नो सर, नो सर। अब दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? दोनों में डिफरेंस दिखता है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थे वो एम आर इक्वस टू एम सी है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन एम आर इक्वस टू एम सी है। लेकिन यहाँ पे चांस की बात क्या है कि एम आर इक्वस टू प्राइस है, लेकिन यहाँ पे एम आर इज नॉट इक्वस टू प्राइस है। क्या बात है सर, एम आर प्राइस के बराबर नहीं है, वहाँ एम आर प्राइस के बराबर था, देख लीजिए वहाँ पे। एक टॉपिक आता है, अभी आपको देंगे, एक टॉपिक करवाएंगे आपको हम, डिफरेंस बिटवीन द व्हाट मोनोपोली एंड द परफेक्ट कंपटीशन, वो भी आएगा छोटा सा टॉपिक। हालांकि वो सब सेमेस्टर 1 के का पार्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्कशन तो यहाँ करते रहेंगे हम लोग, राइट सर। अब देखिए यहाँ पे जो फर्म कमाती है और नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, लेकिन यहाँ पे जो फर्म कमाती है वो क्या कमाती है, यहाँ पे फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। देखो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, यहाँ पे फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। देखो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, यहाँ पे फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। मान गए बच्चे, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, राइट सर। अब देखते हैं, अब इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या करना है। इसका मतलब है सर, अगर इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे सबसे पहले चाहिए टी आर। अब मैं सवाल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्या चाहिए? टी आर चाहिए, टी आर चाहिए। फिर उससे क्या चाहिए? एम आर चाहिए। एम आर क्यों चाहिए? क्योंकि एम आर को किसके इक्वस टू करना है? एम सी के इक्वस टू करना है। और एम आर अगर एम सी इक्वस टू हो तो इससे क्या मुझे मिल जाएगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी मिल जाए तो क्या मिल जाएगा? प्राइस, दैट्स इट। और प्राइस एंड क्वांटिटी मिल गया तो पी इंटू क्यू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टी आर। अब में से टी सी माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। मज़ा आ गया, क्या बात है? देखो ना, तो मैं स्टेप के हिसाब से काम करता हूँ, मुझे बताइए कि सबसे पहले टी आर निकालिए। और ये बात जो मैं करना स्टार्ट किया क्लास में, उसके पीछे का वजह यह है कि ये हर सवाल में कभी भी ये करना पड़ सकता है। तो क्यों ना आज की क्लास में इस बेसिक्स को क्या कर ले, हम लोग स्ट्रॉन्ग कर ले, बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर ले। हर क्लास में हर वक्त करना पड़ सकता है आपको। टी आर कैसे निकालना आप जानते हैं, टोटल रेवेन्यू है प्राइस इनटू क्वांटिटी। इतनी छोटी छोटी बातों को मैं इतना चीख के बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कभी कभार बच्चे क्या होते हैं, छोटी बातों को ना छोटी तरीके से लेते हैं और वो उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। प्राइस इनटू क्वांटिटी, बताइए प्राइस यहाँ पे क्या है?
प्राइस का फंक्शन आपको ऑलरेडी दे रखा है 40 माइनस क्यू, और क्वांटिटी आपको क्यू है। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 40 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अगर टी आर आ गया तो इसका एम आर निकालिए। एम आर निकालना कितना आसान है, डेल टी आर अपॉन डेल क्यू कर दीजिए। दैट इज व्हाट 40 माइनस 2 क्यू। आप कहेंगे क्या जल्दीबाजी सर, आराम से लिखिए, आराम से। एम आर आ गया 40 माइनस 2 क्यू। एम आर आ गया आपका 40 माइनस 2 क्यू। आप बोलेंगे यस सर समझ गए तो मैं आगे बढ़ूँ। आप कुछ बोलेंगे, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं चुपचाप बैठा हुआ क्लास में, और क्या। क्लियर यहाँ तक? यस सर। किसने बोला यस सर? नाम प्लीज। सर तमन्ना। हाँ, इसका मतलब है पढ़ना चाहती हो तुम, चाहते हो कि ये रोक रखेंगे यहाँ से, अच्छा कि जल्दी बोल दो यस तो फटाफट आगे बढ़ेंगे ये, यही है ना? राइट सर। सर मतलब ये तो बेसिक है तो समझ आओ बेसिक है, बहुत अच्छी बात है, बेसिक है, समझ में आ रहा है। एम आर इक्वस टू 40 माइनस क्यू। और मैं नहीं मानता हूँ कि बेसिक कुछ होता है और ज़्यादा कुछ होता है। मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने बच्चे नहीं है, मैं तो सबको सब कुछ पढ़ाऊंगा। 8वीं क्लास में आपसे बात करूंगा कि मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ाया है। स्टार्टिंग तो मैं हमेशा से यही मान के करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, मेरे सामने जो बैठा हुआ सब बेवकूफ़ है, कुछ नहीं आता किसी को, सब कुछ पढ़ाऊंगा। और 6, 7 क्लास, 8 सर क्लास में पूछूंगा आपसे। यस बोलिए। सर ऊपर आपने जो जो ग्राफ बताए हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो आप सर दोबारा बताओगे या हाँ अभी होगा, अभी अभी होगा, अभी तो अभी जानते हो जो बड़ी बातें होती हैं ना उसको धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ क्लास में, आपने पहले देख रखा है। ये फिर से बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर से समझने चक्कर में अभी क्या नहीं दिक्कत, अभी क्या समझ नहीं, बताओ, फिर से बताता हूँ मैं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई बड़ा सा टॉपिक होता है तो उसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में बीच बीच में क्लास में घुसाता रहता हूँ, किसी बच्चों को पता भी नहीं चलता है। राइट, देखिए एम आर आ गया। अब इस टॉपिक में क्या आपको एम सी दे रखा है? एम सी पता है आपको? मुझे लगता है सर मेरा गला खराब हो गया, अच्छा ही हो गया है, क्योंकि जब मेरा गला ठीक था पहले तो उससे बेटर हो गया अब, क्योंकि मैंने कुछ टैबलेट्स जो खाए हैं ना, कुछ और भी कुछ एक्सरसाइज किया है, तो उससे पहले से ही बेटर हो गया, पता नहीं, बहुत अच्छी बात हुई है। तो चलिए जी, अब बताइए एम सी क्या है? एम सी मेरे को नहीं पता है, एम सी नहीं पता, कोई बता सकता है एम सी कहाँ से आएगा? सर कितनी छोटी और ऐसी छोटी बातें करोगे सर। टी सी पता है ना, टी सी, टी सी क्या है? 50 प्लस क्यू स्क्वायर। तो इससे एम सी निकालिए, डेल टी सी अपॉन डेल क्यू। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको क्या, बताइए प्लीज़। ये आ जाएगा 2Q, 2Q आ जाएगा। राइट सर। अब टोटल कॉस्ट बारे में एक छोटी सी बात पूछता हूँ मैं आपसे, आप बता सकते हैं 50 टोटल कॉस्ट में क्या है? कोई जल्दी से फटाफट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिक्स फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट। क्या बात है, फैंटास्टिक, मजा आ गया। किसने बोला? सुमित के अलावा किसने बोला? इशिता सर। किसी ने बोला। ये फिक्स कॉस्ट है, सॉरी फिक्स क्यों, सिर्फ कॉस्ट क्यों लिखा? ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, इसके साथ क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। राइट जी, क्वांटिटी नहीं। और फिक्स कॉस्ट की डेरिवेटिव्स हो गई, जीरो ही आएगी, तो यहाँ 2Q हो गया। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? एम आर इक्वस टू होगा एम सी। तो बच्चा जल्दी बताइए एम आर क्या निकला था आपका, प्लीज जल्दी से। एम आर क्या आया था? एम आर आया था 40 माइनस 2Q। कई बच्चों ने करके बैठ गया, मुझे पता है। ये 2Q आ गया, इक्वस टू 2Q। 40 माइनस 2Q इक्वस टू 2Q, कितना आ गया? 4Q आ गया, इक्वस टू 40। 4Q इक्वस टू 40, तो Q इक्वस टू क्या आ गया? 10 यूनिट्स। क्या बात है, Q इक्वस टू आ गया 10 यूनिट्स। तो इस Q को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? P भी आ जाएगा, कहीं भी पुट कर दो। P इक्वस टू है 40 माइनस Q, तो 40 माइनस 10 दैट इज 30 रुपीज़ आ गया, प्राइस आ गया 30। अगर प्राइस आपका आ गया 30 और क्वांटिटी आ गया आपका 10, तो बता सकते हो क्या निकाल सकता हूँ इससे? सर टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? बताइए क्या है टोटल रेवेन्यू? क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। पहले पता है आपको, बताइए क्या है प्राइस, क्या है, कितना आएगा बताइए? 300, सीधा सा। और टोटल कॉस्ट कितना आएगा? टोटल कॉस्ट भी आप निकाल सकते हैं, क्या फंक्शन दे रखा है उसका टोटल कॉस्ट का? 50 प्लस क्यू स्क्वायर है, यस सर। तो क्यू बदले 10 लगा दो, उसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया कितना? 150। तो सर प्रॉफिट कितना आ गया? टी आर माइनस टी सी आ गया। इससे अच्छा सवाल वार्म अप करने के लिए नहीं हो सकता था, ये वार्म अप सवाल था।
पाई आ गया 150। राइट सर, पाई आ गया 150 आपका TR1STC करके। क्यों जी बच्चे, क्लियर यहाँ तक? राइट सर, 150 आ गया, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा सवाल था जो आपके सामने हो गया। हाँ, अब आइए थोड़ा सा, हालांकि देखिए जितना भी ग्राफ का हिसाब किताब होता है ना, वो ग्राफ का हिसाब किताब तो आपके सेमेस्टर 1 में हो चुका है। ग्राफ तो आपके सेमेस्टर 4 में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ग्राफ अगर मेरे दिमाग में रहता है या आपके दिमाग में रहता है तो थोड़ा सा क्या होता है, सवाल करना आसान हो जाता है, ग्राफ होता है तो आइए जी देखता हूँ कि ग्राफ में अगर मैं प्रॉफिट को दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा। आपने बचपन से पढ़ा होगा, बचपन मतलब 11-12 से पढ़ा होगा कि दो तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। एक होता है टोटल रेवेन्यू अप्रोच, एक होता है मार्जिनल अप्रोच। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। तो ग्राफ कैसे आपके सामने हो सकता है, देखिए ध्यान से। ये सब वार्म अप है, क्योंकि ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन करना है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएंगे, ग्राफ बनाओ टोटल रेवेन्यू का, कभी नहीं पूछा जाएगा। टोटल रेवेन्यू ग्राफ देखिए, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और जो टोटल कॉस्ट का होगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा। क्यों नहीं स्टार्ट होता, आपको सबको पता है ना? क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट होते हैं, जो इवन क्वांटिटी जीरो प्रोड्यूस भी हो ना तो भी फिक्स कॉस्ट होते हैं। ये क्वांटिटी है और ये आपका प्राइस है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे दो जगह पे प्रॉफिट जीरो हो रहा है। कहाँ कहाँ पे? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे प्रॉफिट जीरो हो रहा है। कितना मज़ा आ रहा है, देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखो प्रॉफिट जीरो हो रहा है। राइट, आप भी कहेंगे सर इसमें क्या मज़ा वाली बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखिए इस पॉइंट से पीछे प्रॉफिट क्या है, इस पॉइंट से पीछे प्रॉफिट नेगेटिव है, यहाँ पे आगे प्रॉफिट जीरो हो रहा है। राइट सर, इस पॉइंट से प्रॉफिट नेगेटिव, इससे पहले नेगेटिव है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका लॉस है, और ये वाला हिस्सा जो है ये आपका फिर से लॉस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बीच में क्या है, बीच में आपका प्रॉफिट, ये वाला हिस्सा आपका प्रॉफिट। राइट सर, फैंटास्टिक। अब आप बताइए, आई एम सॉरी, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा? जहाँ पे TR एंड TC का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और डिफरेंस कहाँ होता है? जहाँ पे उन दोनों बीच में जो पैरेलल स्लोप होता है उसका ना वो मैक्सिमम होता है। ये स्लोप देखो, ये क्या करूँ, फिर से बनाना पड़ेगा। राइट, थोड़ा सा लाइन इरेज हो गया वहाँ से ना, तो इसलिए ये TR हो गया। तो जहाँ पे इसका स्लोप देखना, स्लोप ड्रॉ करना है, इसका स्लोप पैरेलल होना चाहिए। जिस पॉइंट पे स्लोप पैरेलल होगा उस पॉइंट पे क्या होगा आपका, जिस पॉइंट पे स्लोप पैरेलल होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। जहाँ पे स्लोप पैरेलल होगा उस पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ये स्लोप और ये स्लोप पैरेलल होगा, वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे प्रॉफिट आपका मैक्सिमम है। इसलिए प्रॉफिट का ग्राफ अगर मैं ले जाऊँगा तो प्रॉफिट का ग्राफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा। और मैक्सिमम आने के बाद यहाँ से फिर प्रॉफिट क्या होगा, नीचे जाएगा, और यहाँ प्रॉफिट आके फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पर प्रॉफिट जाके फिर जीरो हो जाएगा। या यूँ करो ना कि, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बिल्कुल, यहाँ पे तो डिपेंड करता है कहाँ से आप ग्राफ को टर्न करते हैं। ये पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट, ये है कि ये दोनों मैक्सिमम जो ना सिंक में होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का ये सिंक में होना चाहिए। इसके बाद प्रॉफिट फिर नेगेटिव में जाएगा। लेकिन ये एरिया तो फिजिबल नहीं है, इसमें कौन काम करता है और इसमें कौन काम करेगा। अल्टीमेटली प्रॉफिट आपका मैक्सिमम इस पॉइंट पे हो रहा है। ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है ये प्रॉफिट का दिख रहा है, ये पूरा प्रॉफिट का है। जैसे से आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ती जाती है, एक समय प्रॉफिट मैक्सिमम पे पहुंचता है, बाद में प्रॉफिट क्या होता है, फिर रिड्यूस करना शुरू करता है, फिर बाद में टोटल रेवेन्यू कब TC कब के इक्वल हो जाता है, फिर नीचे। 12th क्लास के मैटर में आगे बढ़ता हूँ, बिल्कुल रुकूंगा नहीं यहाँ पे मैं। अगर आप चाहो तो इसी को किस किस अप्रोच से देख सकते हो, मार्जिनल रेवेन्यू के अप्रोच से देख सकते हो। ये मैंने कुछ देर पहले भी कराया था आपको। कैसे सर? ये आपका डिमांड कब है, जिसको AR भी कहते हैं, और ये आपका MR कर्व है।
ये इसका एंगल है। एम आर कर्व की खास बात होती है इसको दो हिस्से में बांटता है, ये दोनों इक्वल है, बराबर है। एम आर की स्लोप जो होती है ए आर से ट्वाइस होती है, कह के बात नहीं बनेगी, इसको प्रूव करना पड़ेगा। पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे प्रूव करूंगा। एम आर का स्लोप जो होता है ए आर से ट्वाइस होता है, राइट सर। अब यहाँ पे अगर मान लो आपका एम सी कर्व हो, एक सिंपल एम सी कर्व ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल एम सी कर्व। तो जहाँ पे ये कट करेगा वहाँ पे क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगा, और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा, राइट। मान के बच्चे यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक ठीक है। लेकिन देखो ये इससे आपको इक्विलिब्रियम प्राइस तो आया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो आया, लेकिन आपको सर प्रॉफिट कहाँ पे? तो प्रॉफिट के लिए आपको कॉस्ट भी चाहिए। प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए बच्चे? आपको कॉस्ट चाहिए। प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए बच्चे, जल्दी बोलो? कॉस्ट चाहिए। प्रॉफिट के लिए आपको कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट के लिए आपको एक एवरेज कॉस्ट कर्व भी ड्रॉ करना होगा। एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट जहां कट करेगा इसको, ये देखो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, इसका मतलब है कि ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये पर यूनिट प्राइस है, और इसका जो डिफरेंस है ये आपका पूरा प्रॉफिट, राइट। सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? इसकी इंपॉर्टेंस थी सिर्फ एम आर इक्वस टू, यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुक जाओ, एम आर इक्वस टू यहाँ पे क्या एम सी है, ये एम आर इक्वस टू एम सी से सिर्फ मुझे ये क्वांटिटी पता चलता है। लेकिन क्वांटिटी की ये जो लाइन है, ये लाइन जहाँ पे ए सी को कट करता है वहाँ से मुझे क्या मिलता है, पर यूनिट कॉस्ट पता चलता है। पूछो क्या पूछ रहे हो? पर यूनिट कॉस्ट पता सर चलता पूछ नहीं रहा सर, मैं भूल सा गया हूँ सर, अच्छे से समझ नहीं आ रहा, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब भूल गया हूँ अब इतने है। अच्छे चलो से मेरे आप से अगर समझ आया मेरे से जवाब दो, मुझे जवाब दो। चलिए मैं पूछता हूँ आपसे, और किसी बच्चे ने कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब सबको आ रहा है। आप मेरे को, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बताइए। सर मुझे भी थोड़ा 11th-12th का इतना क्लियर नहीं है ये सीएम। सुनो सुनो, फिर से पूछ लो, ध्यान दीजिए, माइक बंद करिए, ध्यान दीजिए। बताइए ये कौन सी कर्व है? बेसिक बातों के लिए मैं पूछता हूँ, जल्दी बताओ ये कौन सी लाइन है? एम आर। ये कौन सी लाइन है? अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता हो तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे पता है सारे बच्चों को समझ में आ गया, एक दो बच्चे को नहीं आया, तो मुझे जवाब दीजिए मेरे सवाल का। ये लाइन कौन सी लाइन है, जल्दी बताइए? एम आर। और ये लाइन कौन सी है? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कर्व को क्या कह सकते हैं हम? डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। याद है आपको? राइट सर, यस सर। डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। देखिए उसके बाद बताइए एक चीज़ और, मैंने क्या कई देर से मैं बोलता आ रहा हूँ कि डिमांड कर्व का स्लोप और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के स्लोप में क्या रिलेशनशिप है? तो कहोगे सर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का स्लोप स्टीपर है और डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैटर है। कितना? तो एम आर कर्व इज ट्वाइस स्टीपर देन द ए आर कर्व। सर कैसे? प्रूफ करेंगे आगे, बस समझ लो इतनी बात। दूसरी बात, ये कौन सी लाइन है? ये जो मैंने यू शेप का ड्रॉ किया, ये क्या ड्रॉ किया बताओ? क्या ये यू शेप का एवरेज कॉस्ट कर्व होता है? ये क्या पहली बार पढ़ रहे हो क्या? एवरेज कॉस्ट कर्व पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। यू शेप का ये क्या है? एवरेज कॉस्ट कर्व है। कहोगे सर यू शेप का एम सी कर्व भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एम सी सिंपल ले लिया, स्ट्रेट लाइन। और ये एम सी और ए सी को जहां कट किया होगा वहां कौन सी पॉइंट होगी? याद है आपको? किसी को जल्दी जल्दी बताओ कोई। जहां एम सी ए सी को कट करता है वो कौन सी पॉइंट होती है? जहां एम सी ए सी को कट करता है वो कौन सी पॉइंट होती है? एनीवन कम ऑन जल्दी। ओह कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। ये आपका ए सी कर्व है, ये आपका एम सी कर्व है। एम सी है, ये ए सी है। आपको याद नहीं मैंने क्या कहा था? एम सी अगर ए सी को कट करता है तो वो पॉइंट मिनिमम ऑफ द ए सी होता है। लिखो कहीं जल्दी, फटाफट लिखो। मिनिमम ऑफ ए सी होता है, जल्दी लिखो। दिस पॉइंट इज द मिनिमम ऑफ ए सी। ओके, उसके बाद इस पॉइंट के बाद एम सी ज़्यादा होता जाता है, और इसके बाद ए सी भी राइजिंग होता है, ए सी भी बढ़ने लगता है। हालांकि ये सब चीज़ मुझे अभी बताने का वक्त नहीं है और बताने का टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। जब तक एम सी नीचे है तब तक ए सी कर्व नीचे जाता है, तब तक ए सी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, अभी यूज़ होगा इसका एक दो क्लास बाद। जब तक एम सी क्या है? एम सी इज लेस देन ए सी, तब तक ए सी क्या होता है? फॉल करता है, ए सी फॉल करता है। देखो ना, जब तक ये नीचे है तब तक ए सी फॉल करता है, ए सी फॉल करता है। जब इसको एक कट करता है तो वहाँ पे ए सी इक्वस टू एम सी होता है, और जब एम सी ज़्यादा हो जाता है ए सी से तो ए सी स्टार्ट राइजिंग, स्टार्ट राइजिंग। सर इसकी जरूरत पड़ेगी? यस पड़ेगी, एक दो क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ने वाली है।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए कि मैं कहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ, किस पॉइंट पे, जहाँ पे एम आर क्या होता है, जल्दी बोलो, एम आर किसके बराबर, एम सी के। MC के। तो बताइए एम आर एम सी कहाँ बराबर है, मैं टिक मार्क करता हूँ यहाँ, देखना यहाँ पे बराबर है ना, देखो एम आर एम सी यहाँ बराबर है, क्यों जी, राइट सर। अब इस पॉइंट को क्या करो, वर्टिकली भी ड्रॉ कर लो और आगे चल करके उसको हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर लो। तो ये आपको मिला इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये मिला आपको इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, जल्दी से एनीवन प्लीज कम ऑन, क्या मिलता है मुझे, क्या मिलता है, TR टोटल टी आर मिलता है, टोटल रेवेन्यू मिलता है। अगर मैं टी आर की बात करूं तो ये वाला एरिया भी टी आर में आ जाएगा, पूरा पूरा टी आर में आ जाएगा, सब कुछ टी आर है, टी आर है। लेकिन क्या टी आर से बात बनेगी, नहीं, टी आर से कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस। कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी क्वांटिटी मैंने बेची है, सेल करी है, पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। और पर यूनिट कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कोई बोल सकता है मेरे साथ जल्दी से, पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, फैंटास्टिक। पर यूनिट कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एवरेज कॉस्ट के लिए मुझे एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, ये देखो ड्रॉ किया हुआ है। और ये जहां पे कट करेगा, ये लाइन को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ कट किया, देखो ये क्या हो गई, इसकी कॉस्ट हो गई, ये कॉस्ट हो गई। इसका मतलब ये वाला एरिया क्या हो गया, बता सकते हो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉस्ट हो गया। तो ऑफकोर्स टोटल रेवेन्यू में से आपने कॉस्ट को माइनस कर दी तो आपको क्या बच गया, ये प्रॉफिट बच गया। जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए इस डायग्राम को, आपने तो वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक है। अगर ये इन सब बातों में अभी से समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप समझ नहीं सकते हो कहाँ जाने वाले हो आप। जल्दी ड्रॉ करो, राइट जी। सर यहाँ पे जो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला वो AR तक क्यों हम क्वांटिटी लेके गए, एयर क्योंकि तक, वो एयर हाँ, डिमांड कब, कितनी है? यस यस बिल्कुल फैंटास्टिक, एकदम पूछ लीजिए, ये डिमांड कब है, इसलिए भाई मुझे प्राइस कहाँ से पता चलेगा, डिमांड कब से, तो राइट, एयर कब, डिमांड कब है। आज की क्लास को आप एकदम क्लासिक क्लास ऑफ वार्म अप क्लास कह सकते हैं, एकदम भूली बिसरी बातों को याद कर लीजिए, क्या क्या पहले पढ़ रखा है, और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी क्या करते रहेंगे हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। ये डिमांड कब है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मैं बताने वाला हूं उन सब में ये बेसिक बेसिक बातें काम आ जाएगी हर चल। कम ऑन आगे बढ़े, एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। सर जहाँ पे MC AR को कट कर रहा है वो किसी काम का नहीं, वो वो पॉइंट किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का काम का तो है, कॉन्सेप्चुअली काम का क्यों नहीं है, वो तो मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्चुअली काम यहाँ पे काम का नहीं है, राइट ना। ओके सर। ओके जी, आइए ये बात समझ गए। और मैं आपको जाते जाते एक और आग्रह करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं क्या करने वाला हूँ, देखना, एक AC एवरेज कॉस्ट कब ड्रॉ करूंगा ऐसे, और एक MC कर भी ड्रॉ करूंगा ऐसे। तो आप पूछोगे सर क्यों ऐसे, क्यों ड्रॉ किया, मैंने AC कर्व यू शेप होता है, लेकिन यू शेप का एक पोर्शन होता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है, लेकिन एक पोर्शन होता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो मैंने पार्टली AC कर्व लिया और पार्टली MC कर्व लिया, मैंने फुली नहीं लिया है, मैंने सिर्फ उसी पोर्शन ऑफ AC कर्व लिया जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और मैं वही पोर्शन ऑफ MC लूंगा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कब लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं ये वाला पोर्शन नहीं लूंगा, ये वाला पोर्शन नहीं लूंगा, क्योंकि राइजिंग AC कर्व में कौन सी कंपनी काम करती है, मुझे दिखा दो जरा, कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो राइजिंग AC कर्व में काम करना पसंद करती है। हर कंपनी तब तक काम करती है जब तक कि उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, फॉल करती है, और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, फॉल करती है। सिंस मार्जिनल कॉस्ट फॉल करती है, इसीलिए एवरेज कॉस्ट फॉल करती है। मुझे कोई बच्चा जवाब देगा, मार्जिनल कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मार्जिनल। एनीवन एल्स प्लीज जल्दी बताओ, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन किसको डिसाइड करता है, ये बेसिक बात, मार्जिनल कॉस्ट इज डिसाइडिंग फैक्टर, मार्जिनल कॉस्ट ही सब कुछ डिसाइड करता है। जो मार्जिनल वर्ड है ना वो सब कुछ डिसाइड करता है, एवरेज को भी डिसाइड करता है, टोटल को भी डिसाइड करता है, तो मार्जिनल इज बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे रिवाइज करवाया आपको, मार्जिनल, यस, ये रिवाइज करवाया इसलिए क्योंकि मैं आगे चल के एवरेज कॉस्ट का ये वाला पोर्शन इस्तेमाल करूंगा और मार्जिनल कॉस्ट का भी ये वाला पोर्शन इस्तेमाल करूंगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला। तो कोई बच्चा इत्तेफाक से बोल पड़ेगा, सर कैसी बात करते हो, एवरेज कॉस्ट आपने आधा लिया, एवरेज कॉस्ट तो यू शेप होता है, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने ये लिया ही नहीं है, क्योंकि ये राइजिंग एवरेज कॉस्ट है, ये कौन लेता है, कोई लेता ही नहीं, मैं हटा दिया इसको। आगे बात होगी, लेकिन जब आगे बात होगी तो तैयारी मैंने अभी कर ली है, इसलिए आप भी कहीं से नोट बना कर इसको लिख लीजिए,
छोटा सा बना के लिख लीजिए। आइए आइए आपके सामने क्या करता हूँ, एक सवाल और प्रेजेंट करता हूँ। सवाल कराने में मज़ा आता है, सवाल से बच्चे समझते भी है और बड़ा अच्छा लगता है। सवाल पे आइए, सवाल लिख लीजिए आप लोग सभी। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल लिखिए। क्वांटिटी दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है आपको 2000 माइनस वॉट 20p। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2000 माइनस 20p। अब यहां देखो, यहां पे ना क्या है परेशानी, क्या कि क्वांटिटी दे रखा है पहले, राइट ना, राइट। आगे देखो क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट इज 0.05 क्यू स्क्वायर प्लस 10,000। जब भी कभी आपको डिमांड इस तरह से दे रखा हो ना, तो इसका इनवर्स डिमांड फंक्शन निकाल लो, इनवर्स कर लो इसका। इनवर्स मतलब प्राइस के टर्म्स में निकालो। 20p इक्वस टू 2000 माइनस क्यू, तो p इक्वस टू कितना हो जाएगा 100 माइनस क्यू अपॉन 20। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। इसमें कौन सी बढ़िया वाली बात है, बहुत ही आसान है। निकालना क्या, डिटरमिन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस एंड आउटपुट। सर करा रखे सवाल आपने, बिल्कुल करा रखा हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब पाई चाहिए मैक्स, और उसकी क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए और प्राइस चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ चाहिए, जहाँ पे एम आर इक्वस टू एम सी होगा, राइट। आप चलिए करना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ साथ, आप करिए, 2 मिनट वक्त लीजिए, करिए फटाफट। तब तक मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ। क्या करेंगे आप लोग टी आर निकालेंगे पहले। मैं हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, जल्दी बताओ कोई बच्चा, माइक ऑन प्लीज, माइक ऑन। टी आर, फिर क्या निकालोगे इससे, एम आर, फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, एम आर इक्वस टू एम सी, इससे क्या निकालोगे क्यू, क्यू से क्या निकालोगे पी, फिर क्या करोगे पी इंटू क्यू, क्या निकालोगे टी आर, माइनस क्या कर दो टी सी, क्या आ जाएगा पाई। मज़ा आ गया। सर ऐसा सवाल तो आपने भी कुछ देर पहले कराया था। यस सर कराया था। आप करिए इसको जल्दी से, फटाफट ट्राई कीजिए मेरे साथ साथ, तब तो मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ। ट्राई कीजिए। तमन्ना कैसा समय मारा है, कुछ भी समझने के लिए नहीं आज क्लास में, सब आसान है, यस सर, सब आ रहा है समझ। मतलब कुछ भी समझ में आया आज क्लास में कि सब कुछ आसानी लगा आपको। हाँ सर, सब आ रहा है समझ। आ रहा है। समीर खान जी हाउ आर यू। मेरी आदत है, जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है कि मैं बच्चों से बात करता हूँ। समीर खान जी समझ में आया, यस सर आ रहा है। आ रहा है। अब्दुल, यस सर, क्लियर सर। क्लियर सर। अनुष्का फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लास। अनुष्का बताइए मुझे, आपका जाना बहुत जरूरी है। अनुष्का, यस सर, सब समझ आ रहा है। अनुष्का, अनुष्का को समझ में आ रहा है। कुछ सीखा या सब कुछ वार्म अप ही हो रहा है? सब वार्म अप हो रहा है, बट कुछ चीजें मतलब स्लिप हो गई थी जिसकी रिवीजन जरूरी थी, तो हेल्प मिल गई हेल्प काफी। मिल गई, हेल्प मिल गई। राइट राइट। इशिता को तो समझ में आ ही रहा होगा, मैं पूछूंगा नहीं। जिया को कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा, मतलब चीजें रिवाइज हो गई। रिवाइज हो रही है। ओके 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 ओके, तो आप लोग करते जाइए, साथ साथ करते जाइए, करते जाइए, करते, आसान मत समझिए, करते जाइए। और एकदम से बड़े मोटे मोटे चीज़ कराना स्टार्ट करेंगे, एक्सीडेंट होगा, गलत हो जाएगा। मनीष, आर यू ओके? हाँ सर। हाँ सर। क्यों तकिया लेके पढ़ रहे हो क्या? लेटने वाली आवाज़ आ रही है। प्रशांति प्रज्ञा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई क्लास। कैसी है प्रशांति? हाँ समझ में आ रहा है, हाँ हाँ। पक्का आ रहा है। शिव 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 को आ रहा है समझ में। सुमित को आ रहा होगा, एंड ऑल एवरीबॉडी। आई थिंक कोई बच्चा सुस्मिता को तो आ ही रहा होगा शायद, राइट। आ रहा है सुस्मिता? राइट सर, यस राइट सर। सर। चलिए थोड़ा सा मैं अपने प्रमोशन भी कर लेता हूँ। आप सभी बच्चे जो हमारे पास ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और ज्वाइन करने वाले हैं और ज्वाइन करने ही वाले हैं, सारे अपने दोस्तों को बताइए, बहुत अच्छा सेशन इस बार होने वाला है, शानदार होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, सब कुछ। हमारा तो स्टडी मटेरियल ही आपको इतना शानदार मिलेगा कि 50% तो। अच्छा एक बच्ची थी क्लास में, पूछता हूँ उनसे मैं दोबारा, राइट जी, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे फटाफट शेयर कीजिए। इकॉट्रिस के बारे में शेयर कीजिए, माइक्रो बारे में, मैक्रो बारे में, सब कुछ के लिए। प्रियांशी से मैंने पूछा, प्रियांशी समझ में आया? यस सर।
अच्छा, इस बार लाइव रहने वाला है कि क्या रिकॉर्डेड? सर वही चेक कर रही थी, टाइम का ही थोड़ा इशू था, क्या वरना मैं लाइव ही ले लेती, मुझे खेलने उसमें खेलने कोई खेल इशू नहीं। खेलने जाते हो? सर लाइक हाँ, बाहर जाती इस टाइम इवनिंग में थोड़ा। ठीक है। वैसे बाहर जाते हो ठीक करते हो, लेकिन आजकल बाहर जाने से बचना चाहिए। एनीवे, आप तो खैर वैसे नेचुरली इम्यून भी है। तो लेकिन दिक्कत यह है कि लाइव क्लासेस एक फ़ायदा होता है, जैसे आप पिछली बार सेमेस्टर 3 में लाइव क्लासेस नहीं थी तो आपने बहुत सारी क्लासेस ढंग से नहीं पढ़ पाई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। पढ़ा है क्या आपने? नो सर। नो सर, छोड़ दिया बहुत सारा सिलेबस। देखो, हम्म। अगर सिलेबस छूट जाता है ना तो इंसान ना, मतलब थोड़ा सा, क्या बताऊँ, मैं एक बहुत ही ख़राब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई के सेंस में कह रहा हूँ, पैरालाइज फील करता है इंसान कि यार क्या है यार, कहाँ से कुछ आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मज़ा नहीं आता, बूस्टअप नहीं रहता इंसान, जोश में नहीं रहता इंसान, क्योंकि सही कह रहे हो। सारा सीक्वेंस टूट जाता है। टीचर क्या बोलता है, खुद क्या समझ में आता है, कहाँ क्या होता है कुछ पता, फिर झुंझलाहट ज़बरदस्त होती है, बड़ी टेंशन हो जाता है दिमाग में। तो लाइव क्लासेस में क्या होता है कि इसी बहाने बहाने से ना, हाँ, क्लासेस आगे बढ़ती जाती है। मानते हैं, कन्विंस हैं इस बात से आप? यस राइट। सर। बहाने बहाने से क्लास आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि शायद आप ये सवाल कर लोगे घर पे, तो इसलिए मैं आपको ये सवाल नहीं करा रहा हूँ। ठीक है जी? तो आप कर लोगे सवाल, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने सारा स्टेप भी सिखा दिया आपको। अगर आने वाले टाइम में ये सारे स्टेप पे मैं कोई भी सवाल करूँगा तो आप मुझे रोक नहीं सकते सवाल करने से, क्योंकि ये तो करूँगा ही करूँगा मैं अब, क्योंकि आज मैं वार्म अप करा चुका हूँ। आपका क्या ख्याल है, अगर कोई मोनोपोली फॉर्म है तो वो हमेशा प्रॉफिट कमाता होगा? क्या लगता है आपको? बोलिए जल्दी से। अगर कोई मोनोपोली फॉर्म है तो क्या वो हमेशा प्रॉफिट कमाता होगा? आपका क्या ख्याल है, क्या लगता है आपको? जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट टाइम। कमाता हाँ, अकेला ही मार्केट में, अकेला ही मार्केट में तो मतलब। पैसा ही कमाएगा और क्या, लूटेगा ही सबको। क्यों जी? हाँ जी। अकेला ही मार्केट में तो लूटेगा ही सबको। ठीक है, जैसे मान लो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी अकेली कोई कंपनी है तो आज सबको लूट ही रही होगी, हालांकि लूटती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसको मैनेज करती है। लेकिन मान लो, लेकिन जब कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद क्या होगा उस वैक्सीन का? कोई डिमांड बचेगी क्या उसकी? नहीं सर। अभी मान लो सेमेस्टर 3 का मैं माइक्रो पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, अब मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ, कोई और पढ़ाने वाला है ही नहीं मान लो, तो क्या होगा उसका? सेमेस्टर 3 का माइक्रो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ और कोई है ही नहीं और अकेले मैं लाइव पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ने आएगा? तुम आओगे? नहीं आओगे। इसका मतलब यह है कि मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट एश्योर्ड हो गया है। आप मोनोपोली में प्राइस एंड क्वांटिटी होता है, उसमें से कोई एक ही चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। आपकी बड़ी मोनोपोली चल रही है तो आप प्राइस डिसाइड कर लो कि मैं तो 500 रुपये से कम में दूंगा ही नहीं। लेने वाला तो मैं ही हूँ ना, मैं नहीं खरीदता, मैं नहीं खरीदता, क्यों? मर्जी मजबूरी है खरीदने की क्या? मैं नहीं खरीदता। तो इसका मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी में से कोई एक ही चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो, दोनों डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये मत समझना कि मोनोपोली ऑलवेज प्रॉफिट ही कमाता है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाता है या नॉर्मली कमाता है, लॉस नहीं होता उसका। क्या मोनोपोली फर्म बंद नहीं होता? ऑफकोर्स बंद होता है, शट डाउन भी होता है। तो क्या बात है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले एक वर्ड बोला था, क्या कोई मजबूरी है? यस, अगर मजबूरी है मेरी तब तो मोनोपोली फर्म काफ़ी कामयाब होगा। और हर उस चीज़ में जहां कंज्यूमर की मजबूरी होती है वहां पे एक फर्म की कोशिश होती है मैं इसको मोनोपोलाइज कर दूं, हर जगह। जैसे देखो, मेडिसिन हमारी मजबूरी है तो फर्म की कोशिश क्या होती है, इसको मोनोपोलाइज कर दूं। खासकर लाइफ सेविंग ड्रग्स मोनोपोलाइज कर दूं तो वहाँ गवर्नमेंट फिर इंटरप्ट करती है, जान बचाती है इंसान की, उसकी प्राइस को फिक्स कर देती है। ये सारी बातें इसमें होने वाले हैं अभी। लेकिन आपने क्या देखा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वहाँ पे फर्म की टेंडेंसी होती है उसको मोनोपोलाइज किया जाए। अगर 3-4 मार्केट में काम करने वाले कंपनी है भी, अरे मेरी थ्योरेटिकल बातों को भी ध्यान दो ना, बहुत अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा। अगर 3-4-5 कंपनी मार्केट में काम करने वाली है भी और उसके बीच में थोड़ा बहुत कंपटीशन हो भी सकता है, तो वो क्या करते हैं ना, क्लोज डोर में आपस में बैठ करके मीटिंग करके हाथ मिला लेते हैं और मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं और प्राइस सेट कर लेते हैं, फिर मार्केट को लूट लेते हैं। क्योंकि लोगों की मजबूरी है, ड्रग्स खरीदना ही है, मेडिसिन खरीदना ही है। राइट। तो मोनोपोली बड़ा खतरनाक हो जाता है जब ऐसे किसी मार्केट में मोनोपोली होता है जहां पे कस्टमर के लिए एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं। और जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, जल्दी बताइए। जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज होती है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? कम ऑन, जल्दी से। लेस देन 1। वर्ड बोलिए ना, वर्ड लेस देन 1। आप एग्जैक्ट बताने की कोशिश करो, सही बताया, बस बोलो क्या होती है।
जितने भी एसेंशियल कमोडिटी इनइलास्टिक होती है, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज होती है उसकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक इन द सेंस कि उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए तो चाहिए। ये सब बातें क्यों कर रहे हो सर? करूंगा क्योंकि ये सब बातें आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी मुझे। प्राइस ज़्यादा हो जाए या प्राइस कम हो जाए, उनकी क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर मुझे दिन में 3 टैबलेट खाने तो खाने हैं, अगर मुझे 1 महीने का डोज लेना है तो लेना है, चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, कम या ज़्यादा। तो ये क्या हो गया? इनइलास्टिक डिमांड। और जितने भी इनइलास्टिक कमोडिटीज होते हैं, इनइलास्टिक डिमांड वाले कमोडिटी होते हैं, वहाँ पे मोनोपोली बड़ा खतरनाक होता है। और फर्म वहाँ पे कोशिश करती है, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे आके क्या करती है? उसको रेगुलेट करती है। रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली एक टॉपिक है सबसे लास्ट में, देखना। रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली रेगुलेट करने की कोशिश करती है, राइट सर। तो आइए हम बात करते हैं मोनोपोली फर्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में कि मोनोपोली फर्म कब नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, कब सुपरनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, कब शटडाउन पॉइंट होता है एंड ऑल दैट। आइए जी, सबसे पहली बात करता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। ग्राफिकली दिखाता जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि एग्जामिनेशन में ये सवाल ग्राफिकली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में किस जगह ये आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। देखिए जी, फटाफट ड्रॉ कीजिए डायग्राम। ये आपका AR कर्व है, ये आपका MR कर्व है, और ये आपका MC कर्व है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है तो याद रखना कि आपका जो कॉस्ट होनी चाहिए वो प्राइस के बराबर होना चाहिए। ये क्या हो गया? आपका AC हो गया। अगर प्राइस एंड कॉस्ट दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये OP प्राइस है, OP प्राइस भी है, OC या OP कॉस्ट भी है, ये कॉस्ट भी है, दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया आपका? यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सर कैसे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कह दिया? प्रॉफिट हुआ ही कहाँ यहाँ पे? भाई इकोनॉमिक्स में ना प्रॉफिट भी एक कॉस्ट का पार्ट होता है, आपने पढ़ रखा होगा ये चीज़। ये नॉर्मल प्रॉफिट का केस हो गया, राइट सर। कभी ग्राफ नहीं पूछा जाएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आप ये ड्रॉ कर लिया आपने? ड्रॉ कर लिया बच्चे? फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर लिया? क्योंकि मेरे पास सिस्टम है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहीं से। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, अब दूसरा ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं एवरेज कॉस्ट को ले जाता हूँ थोड़ा ऊपर। अब देखो क्या हमारा कॉस्ट यहाँ पहुँच गया, अब प्राइस नीचे है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? बताइए जी, क्या दिख रहा है? लॉस। लॉस। क्या बात है, लॉस हो गया। देखो लॉस हो गया बच्चे। आप लॉस बियर कर पा रहे हैं। क्यों बियर कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या मतलब है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है कि आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक बात नोटिस करना, सब कुछ देखना कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना एवरेज कॉस्ट के साथ मिलने की कोशिश करता है, उसकी डिस्टेंस कम होती आती है। आपने पढ़ रखा होगा सब कुछ, ऐसे बनाना ग्राफ। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी क्या आपका? अभी रिकवर हो रहा है। जिस प्राइस पे आप सामान बेच रहे हो उसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ तक है, वो रिकवर हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है। तो अब ये बताओ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो ये लाइन है, ये लाइन क्या दिखाता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का 2 हिस्सा हो गया। 2 हिस्सा देखना ध्यान से, ये और ये। मैं इसको दूसरे कलर से देखता हूँ, देखना। एवरेज फिक्स कॉस्ट का 2 हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया। दिख रहा है आपको? आपको क्या लगता है? मैं ये नेमिंग करता हूँ, यहाँ पे नेमिंग करता हूँ, A भी रख लेता हूँ, A और B, और यहाँ बीच में करता हूँ C। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कौन सा हिस्सा रिकवर हो रहा है? प्लीज कम ऑन जल्दी से। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कौन सा हिस्सा रिकवर हो रहा है? जो प्राइस से नीचे। कम ऑन बच्चे जल्दी से बोलो। एवरेज फिक्स कॉस्ट का ये BC वाला हिस्सा क्या हो रहा है? रिकवर हो रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का BC वाला हिस्सा रिकवर हो रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कौन सा हिस्सा रिकवर नहीं हो रहा है? कम ऑन, ये वाला हिस्सा रिकवर नहीं हो रहा है। इसका मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट का कुछ पार्ट रिकवर हो रहा है, कुछ पार्ट रिकवर नहीं हो रहा है। कुछ पार्ट रिकवर हो रहा है, कुछ पार्ट रिकवर नहीं हो रहा है। जब तक फिक्स कॉस्ट की थोड़ा सा हिस्सा भी रिकवर करता रहेगा, हम बिजनेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। क्योंकि फिक्स कॉस्ट होते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को बोलते हैं हिंदी में डूबा हुआ कॉस्ट। एक बार जो कॉस्ट लग गया तो लग गया। जैसे कि मैंने लैपटॉप खरीदी तो खरीदी, क्या वापस हो सकता है? नहीं।
अगर मेरे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं लगे तो लग गए, वापस नहीं हो सकते, ये सारे संक कॉस्ट होते हैं। अगर मेरे पास कोई बच्चे पढ़े या ना पढ़े, ये कॉस्ट तो लग गई, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल सकते हैं उसको। तो जो जब तक आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट का थोड़ा सा हिस्सा भी रिकवर हो रहा है, आप बिजनेस को कंटिन्यू करोगे, भले ही आपको लॉस हो रहा है। लेकिन तब क्या होगा, जब आप फिक्स कॉस्ट का एक भी हिस्सा आप रिकवर नहीं कर पाओगे, तब क्या होगा। जैसे मैं यही समझा रहा हूं, मान लीजिए कि आपकी प्राइस अब यहाँ पे नहीं, प्राइस आपका यहाँ पहुंच गया, समझ लो, हालांकि हौच पौच हो जाएगा, इसमें दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। चलो मान लीजिए ये हुआ आपका डिमांड कर्व, AR कर्व, ये हुआ आपका MR कर्व, ये हुआ आपका MC कर्व, ये प्राइस है, ये प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी हो गया। अगर मान लीजिए आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब यहीं से क्रॉस करे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट आप ड्रॉ कर लो, जहां ड्रॉ करना चाहते हो आपकी मर्जी है, सॉरी एवरेज कॉस्ट यहीं से क्रॉस करे। अब देखना गौर से क्या हो गया, अब देखना क्या हो गया, अब क्या हो गया कि अब हार्डली आप वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर पा रहे हो, हार्डली वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर पा रहे हो, जबकि कॉस्ट आपकी यहां तक पहुंच गई। देखो ये यहां तक कॉस्ट आपकी, आपको कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है, देखो ना, लॉस तो आपको यहाँ तक पूरा हो रहा है, ये पूरा लॉस है, लेकिन फिर भी बिजनेस को कंटिन्यू करोगे, क्यों करोगे। अब मुझे बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए, ये गैप जो है, ये गैप जो ग्रीन कलर गैप है, ये गैप क्या है, बोल सकते हो क्या है, ये गैप क्या है। ये टोटल लॉस ही हो रहा है ना सर, ये तो नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, ग्रीन कलर की पट्टी बताओ, इसका नेमिंग भी करता हूँ, AB बताओ, AB क्या है, AB क्या दिख रहा है, जल्दी से कम ऑन। AB आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है, दिख रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है। अब आपकी प्राइस यहां पे है, तो क्या आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहा है, कोई जल्दी से बताओ, क्या फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब पूरा जो फिक्स कॉस्ट है वो भी आपका गया, डूब गया, पूरा डूब गया। अब अगर अभी भी बिजनेस कंटिन्यू करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपके अपने घर बिक जाएंगे, मैं कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अभी तक तो जो डूबा था सो डूबा ही था। अगर इसके बाद बिजनेस कंटिन्यू करोगे ना, इसके बाद, तब तो फिर आपको घर बेच के पैसे चुकाने पड़ेंगे लोगों को, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो डूबा हुआ था, मैंने मान ही लिया था डूबा हुआ है, लेकिन अपने घर से भी कुछ पैसा दे दो, ये कहाँ का न्याय है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या कहलाएगा, ये शट डाउन पॉइंट, ये पॉइंट कहलाएगा शट डाउन पॉइंट। कोई पहली बार पढ़ा है क्या, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर जब प्राइस हो जाती है तो शट डाउन पॉइंट आ गया। इसका मतलब अब इसके आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, करेंगे तो आपको लॉस होगा, शट डाउन पॉइंट हो गया। राइट सर, फैंटास्टिक, इसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आइए जी, अब हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा वार्म अप कंप्लीट हुआ, अब हम थोड़ा सा बात को आगे ले जाएंगे। देखिए अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो कैलकुलेट किया है ना, वो प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट आपने किसके हेल्प से किया, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के हेल्प से किया कि नहीं किया, जल्दी बताइए, यस या नो। आपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के हिसाब किताब से किया है, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट सर, बोलते हैं जल्दी से, राइट सर। लेकिन मुझे बताओ, क्या इतना आसान होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को अप्रोप्रिएट कर पाना। अप्रोप्रिएट मतलब कैलकुलेट करना, टू अप्रोप्रिएट मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज डिफिकल्ट टास्क। ये एक डिफिकल्ट टास्क है, ये आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं। तो सर जब अगर ये एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो कैसे हम प्रॉफिट निकालें, क्योंकि आपने तो कहा था कि MR = MC होगा तभी प्रॉफिट आएगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तो ये एक अप्रोच है, इस तरह से भी करते हैं। लेकिन अगर MR MC को अप्रोप्रिएट करना मुश्किल होता है तो हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो आइए मैं सबसे पहले एक चीज़ लिखता हूँ आपको यहाँ पे, टॉपिक चेंज हो गया है, याद रखिए टॉपिक चेंज हो गया है। TR = क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, वेरी गुड। TR = क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, बहुत आसान चीज़। अगर मैं इसको डेरिवेटिव्स निकालूँ तो क्या होगा, डेल TR = क्या होगा, डेल Q = क्या हो जाएगा बताइए, प्राइस बाहर अब प्लस क्वांटिटी बाहर, डेल P/डेल Q,
एम आई राइट? जल्दी बताइए। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। कन्विंस है इस बात से? राइट सर। अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां पे लगाऊं कि अगर यही इक्वेशन अगर परफेक्ट कंपटीशन में होता तो क्या होता, कोई बच्चा बता सकता है? मैं मान जाऊं उस बच्चे को, जल्दी बताओ। अगर यही इक्वेशन आपका परफेक्ट कंपटीशन होता तो क्या होता? तो सिर्फ ये P होता। पूछो क्यों? क्योंकि उस केस में डेल P अपॉन डेल Q क्या होता है? 0 होता। अब सिर्फ ये P होता है। डेल P अपॉन डेल Q क्यों 0 होता? अभी भी आंसर दे सकते हैं आप, कम ऑन, अभी भी आंसर दे सकते हैं। कोई नहीं बोल रहा कुछ, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। प्राइस फिक्स रहता है प्राइस इसलिए। फिक्स रहता है, फैंटास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फिक्स रहता है, इसलिए डेल P अपॉन डेल Q क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ प्राइस प्राइस ही दिखता है। मतलब देखो ये क्या, ये है क्या? ये MR है। इसका मतलब MR इक्वल टू क्या होता है? P होता है। देखो कितनी छोटी जानकारी है, कितनी इफेक्टिव जानकारी है। एक्सक्यूज मी, है कि नहीं? बताइए जल्दी से। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में, सॉरी, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? जल्दी कम ऑन बोलिए, क्या होता है बच्चे? MR इक्वल टू P होता है। क्योंकि यहाँ पे डेल P अपॉन डेल Q क्या होता है? 0 होता है। आपको नहीं पता है कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट सवाल करने के लिए कहाँ पे जरूरत पड़ जाए। सबको नोट बना के बढ़िया से बॉक्स बना के रखते जाइए अपने पास। लेकिन अगर ये मोनोपोली है तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑफ कोर्स ये पूरा फॉर्मूला क्या होगा? रहेगा 100% रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। P अपॉन Q इंटू डेल P अपॉन डेल Q होगा। क्या बात है सर, ये रहेगा राइट, जिसको इक्वेशन 1 मानिए। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ कि क्या आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या होता है? चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P और व्हाट माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट? P अपॉन Q, और साइन बाहर क्या? माइनस। डेरिवेटिव्स की फॉर्म में डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q माइनस साइन बाहर। राइट बच्चे? इंपॉर्टेंट चीज़ करने आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, न्यूमेरिकल्स में आता है, हर जगह आता है। ठीक है, इसको लिखो इसको। राइट सर। तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो 1 अपॉन ई डी इक्वस टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल P अपॉन डेल Q इंटू Q अपॉन P होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको एक साथ कर दूं 1 अपॉन ई डी इंटू P अपॉन Q और यहाँ पे साइन लगा दूं माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? डेल P अपॉन डेल Q। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राइट सर, लिखिए इसको। ऐसा क्यों किया? ऊपर देखो क्या किया। ऊपर मुझे क्या चाहिए था? मुझे डेल P अपॉन डेल Q चाहिए। अगर मैं इस फॉर्मूला में इसको रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? एम आर इक्व टू हो जाएगा P प्लस, P था ना पहले, हाँ, P प्लस Q इंटू राइट जी। तो एम आर इक्व टू क्या होगा? P प्लस Q इंटू वॉट? Q इंटू वॉट? माइनस 1 अपॉन ई डी इंटू वॉट? इंटू P अपॉन P इंटू Q। दैट्स इट। पुट कर सकते हैं इसको। तो एम आर इक्व टू क्या हो गया? P माइनस Q इंटू 1 अपॉन ई डी इंटू P अपॉन Q। Q कैंसिल हो गया। तो एम आर इक्व टू क्या हो सकता है? P अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 अपॉन ई डी हो सकता है। लिखिए इस चीज़ को। आप लोगों ने लिख लिया सबने? जल्दी बताइए, लिख लिया? एक बार ऊपर का इक्वेशन लिखा दीजिए। चलिए लिखिए, आराम से लिखिए, TR लिखिए आराम से। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, लिखिए। क्लियर जी? सर हमें डेल P अपॉन डेल Q चाहिए था ना, तो Q कहाँ से आया वो नीचे में? हाँ, क्या चाहिए था? दोबारा बचाओ। प्रियांश, प्रशांति बोल रहे हो शायद। हाँ वो नीचे हमने Q ऐड किया ना, तो डेल P अपॉन डेल Q चाहिए था, तो Q कहाँ से आया एक्स्ट्रा? ये इसकी बात कर रहे हो क्या? यहाँ
कहाँ से पूछ, यहाँ से बताऊँ, यहाँ से बताऊँ, यहाँ से? MR का जो इक्वेशन है MR इक्वल टू P प्लस Q इंटू ब्रैकेट में -1/2। ये एम आर का इक्वेशन ये है ना? हाँ, पी प्लस क्यू इंटू डी पी अपन डी क्यू है ना? अच्छा हाँ ठीक है सर। यहाँ पुट कर दिया ना मैंने, पक्का? हाँ हाँ क्लियर सर, यहाँ पुट कर दिया। ओके, आगे बढ़े। लिख लिया बच्चे? देखो मैं मिनिमाइज करके लिखाता हूँ। देखो देखो इसको क्या किया हमने। हमने पहले एम आर लिखा, डी टी आर अपॉन डी क्यू, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो पी प्लस क्यू डी पी अपॉन डी क्यू आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसमें 2 केस निकाल दिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली का। यहाँ भी एम आर इक्वल टू पी हो गया। लेकिन मोनोपोली में क्या होगा, इलास्टिसिटी और डिमांड हमने पढ़ रखा है, उसको डिराइव किया तो अल्टीमेटली ये आ गया, सॉल्व किया तो, और सॉल्व करके पुट कर दिया, अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप आ गया। एक बार करना ना, हो जाएगा, आराम से करना, पॉज करके करना। क्लियर है सबको? राइट सर। क्या जानकारी मिली यहाँ से आपको? जानकारी ये मिली, अब देखो अगर मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे हो जाए 1, तो आप क्या मानते हो? तो उस केस में एम आर क्या होगा? इलास्टिसिटी डिमांड 1 तो एम आर क्या होगा? 0 एम आर इक्वस टू 0। एम आर इक्वस टू 0 होगा। देख लो, 1 - 1 0 हो गया। अगर इलास्टिसिटी और डिमांड यहाँ पे मोर देन 1 होगा तो एम आर इक्वस टू क्या होगा? एम आर क्या होगा? ठीक है जी। इफ इलास्टिसिटी डिमांड मोर देन 1 देन, जल्दी बताइए प्लीज। अगर ये मोर देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो एम आर वहां पे पॉजिटिव होगा। एम आई राइट? यस सर। समझिए, बहुत हाई टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इफ ईडी इज मोर देन 1 देन एम आर इज पॉजिटिव। एम आई राइट? इफ ईडी इज लेस देन 1 तो एम आर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर लेस देन 1 होगा इसका मतलब ये पूरे पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगा। एम आर इज नेगेटिव। एम आर इज नेगेटिव हो गया। इसको रूल ऑफ थंब भी कहते हैं, कहीं लिख लो साइड में इसको। जैसे थंब आपका बीच में होता है, उसके आगे या उसके पीछे वैल्यू चेंज होती है ना, इसको रूल ऑफ थंब भी कहते हैं। ये रूल ऑफ थंब एक नाम है इंग्लिश का, ये वर्ड कहीं पे भी इस्तेमाल, मैथमेटिक्स में भी होता है और कहीं पे भी हो सकता है, साइंस में भी होता है रूल ऑफ थंब। आपने क्या देखा कि अगर मैं इलास्टिसिटी और डिमांड की वैल्यू रखता हूँ 1 तो एम आर 0 आता है, और ज़्यादा या कम करता हूँ तो एम आर की वैल्यू चेंज हो जाती है उसके हिसाब से। मान गए बच्चे? क्लियर? अगर मैं इसको इनकॉर्पोरेट करके मैं डिमांड कब ड्रॉ करूँ, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लिया अभी कभी, तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? अगर मैं रखूँ यहाँ बीच में रखूँ इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल टू रखूँ क्या 1 रखूँ, उस केस में एम आर क्या होगा? जल्दी से, कम ऑन प्लीज, कम ऑन। एम आर 0 होगा। एम आर क्या होगा? 0 होगा। गॉट इट बच्चे? यस सर। हाँ, अगर इलास्टिसिटी और डिमांड यहाँ पे मोर देन 1 है, इलास्टिसिटी और डिमांड मोर देन 1 ये वाला रेंज है, तो एम आर देखो पॉजिटिव है। इस वाले रेंज में एम आर क्या है? पॉजिटिव है। देखो ना, एम आर पॉजिटिव है। और इलास्टिसिटी और डिमांड अगर लेस देन 1 है तो इस वाले रेंज में एम आर क्या, देखो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। दिख रहा है आपको? एम आर नेगेटिव हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। क्यों जी? एम आर नेगेटिव हो गया। इस वाले रेंज में एम आर क्या आपका? नेगेटिव है। और एम आर जो मैंने पहले बताया कि एम आर इस डिमांड कर्व को 2 इक्वल हिस्से में बांटता है, ये और ये इक्वल है, इस एंगल को भी इक्वली बांटता है। कहीं पे भी यहाँ बना के लिख लो, स्लोप ऑफ एम आर इज व्हाट? ट्वाइस द स्लोप ऑफ एयर। एक छोटी सी जानकारी आपको और देता हूँ, और तब फिर पूछूंगा कि आज की क्लास का क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है, शायद कंटिन्यू करना है, एक टॉपिक और पढ़ाएंगे तब क्लास ऑफ करेंगे आज। आइए देखिए जी, और क्या चीज़ है? और चीज़ है कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसा डिमांड कब लेता हूँ जो इस तरह का है, और मुझे याद आ रहा है कि सेमेस्टर 3 मैंने पढ़ा रखा है इन चीज़ों को, बच्चे भी इस बात से मानेंगे। ये मैंने लिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आ रहा है आप लोगों को बच्चे? इसकी क्या खास बात होती है? इसके हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना होता है, को बता सकता है?
हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कि हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना होता है? नहीं पता, ये बताओ। इसके नीचे हर पॉइंट पे एरिया क्या होता है? ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये एक्चुअली है क्या? ये सॉरी क्वांटिटी इनटू प्राइस है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात क्या है कि चाहे जिस किसी पॉइंट पे जाओ आप, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? सेम रहेगा। आ गए? तो इसका मतलब हुआ कि ये प्राइस इनटू क्वांटिटी हर जगह सेम है। एक्सपेंडिचर अप्रोच याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपके प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है और एक्सपेंडिचर सेम रहता है, तो आप क्या मानते हो? इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है? यूनिटरी इलास्टिसिटी। याद आ रहा है आपको? यूनिटरी इलास्टिसिटी है। अगर एक्सपेंडिचर मेथड याद करो तो 11-12 क्लास सेमेस्टर 1 भी याद कर सकते हो। अगर प्राइस के बढ़ने से कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है लेकिन फिर भी एक्सपेंडिचर सेम है, इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिसिटी है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात क्या है कि उसके नीचे का जो प्राइस इंटू क्वांटिटी एरिया होता है वो हर जगह सेम होता है। इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिसिटी है। इसका मतलब हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 है। ये एब्सोल्युटली हाई टाइम है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पूछ लीजिए मेरे से जो पूछना चाहते हैं। तो क्या कहा मैंने? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की पहली खास बात कि इसके जो अंदर के एरिया लेंथ एंड विड्थ होते हैं इक्वल होते हैं। दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें दो एसिम्पटोट्स होते हैं जो कभी भी एक्सेस से मिल नहीं पाते हैं। ये मैथमेटिकल बात हो गई। अदरवाइज एक्सपेंडिचर मेथड ये भी कहता है कि अगर प्राइस एंड के चेंज होने से क्वांटिटी कम होती है फिर भी एक्सपेंडिचर सेम रहता है, इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिसिटी है। राइट। अगर इलास्टिसिटी इक्वस टू 1 है तो एम आर क्या होगा बच्चे? जल्दी बताओ। अभी बताया था कुछ देर पहले। कम ऑन जल्दी। 0। एम आर 0 होगा। एम आर अगर 0 होगा, अभी किसने बोला 0? नाम बताइए। मेरे ख्याल से अनुष्का ने बोला। किसने बोला 0? मैंने किसी का भी नाम ले लिया, मुझे जो भी नाम समझ में आया। किसने बोला 0? भाई मैं आवाज़ भी पहचानने की कोशिश करता हूँ ना, आगे आने वाले समय में काम आएगा मुझे। हमारा 0 किसने बोला? बहुत अच्छा बोला। किसने बोला? बोलते ही नहीं अब। अरे बोलो किसने बोला? चलिए बोला तो बोला, कोई बात नहीं, अच्छा बोला। बताओ एम आर 0 है तो एम आर कर्व कहाँ पे होगा? कम ऑन मनीष, टेल मी, कहाँ होगा एम आर कर्व? एम आर कर्व कहाँ होगा? अगर एम आर 0, हाँ मैं पूछ रहा था कि अगर एम आर 0 है तो एक्स एक्सिस पे। हाँ, कौन बोल रहे हैं पर नाम बताइए। सर 0 होगा सर। एम आर तो 0 होगा लेकिन एम आर होगा कहाँ? कौन बता रहा है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे सर। हाँ तमन्ना। तमन्ना बता रही, सही बता रही है। ये है एम आर कर्व और ये मैं सेमेस्टर 3 में पढ़ा चुका हूँ। ये आपका एम आर कर्व इस केस में। फैंटास्टिक। एम आर 0 है तो यहाँ पे एम आर कर्व होगा। तो पहले यहाँ तक सारे बच्चे लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक पहले लिख लीजिए। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट है। तो आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने मोनोपोली को इंट्रोड्यूस किया, कुछ और बातें भी करी। हाँ एक बात और बोलता हूँ कि आपके पास स्टडी मटेरियल पहुँच गए होंगे। अगर नहीं पहुँचे तो जिसने ज्वाइन कर रखा है, जिसने गुरुदक्षिणा जमा कर रखा है, मतलब फ़ी जमा कर रखा है, तो उस बच्चों ने मुझे जीमेल भेजना है और जीमेल से मैं उसको एक्सेस दूंगा। तो आपके पास स्टडी मटेरियल होगा। स्टडी मटेरियल जरूरी है क्योंकि मैंने सारे चीज़ ग्राफिकली या न्यूमेरिकली पढ़ाया है। कुछ बातें हैं जो स्टडी मटेरियल में होते हैं और जो काम आपके आ सकते हैं। जैसे मैं इसको एक बार हल्का सा दिखाना चाहता हूँ, उसको आपके लिए पढ़ने के लिए छोड़ दिया है। देखिए जैसे मान लो कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ मोनोपोली, कितनी बच्चों वाली बात है, अपने पहले पढ़ रखा है। सिंगर सेलर होना चाहिए, होल इंडस्ट्री में एक ही फर्म होना चाहिए, ये सब कुछ आपको पढ़ के आना है, एक बार पक्का आना है। इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, जहाँ पे एम आर इक्वस टू एम सी होगा। डिमांड कर्व लीनियर हम मान कर चल रहे हैं। डिमांड कर्व क्या कर रहे हैं हम? लीनियर हम मान कर चल रहे हैं, इसलिए लीनियर डिमांड कर्व लिया हर जगह। कॉस्ट कर्व हम यू शेप्ड लेते हैं, लिया हर जगह। जो जो मैंने किया है सब कुछ यहाँ पे एजम्पशंस में दे रखे हैं। और ऐसा एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकली आता नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है। लेकिन आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार कम से कम बेड टाइम रीडिंग या जब भी आपको अच्छा लगे उस समय रीडिंग जरूर करना चाहिए इस चीज़ को कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है।
उसके बाद ये सब मैंने कराता गया आपको, ये सारा कराता गया हूँ, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, सवाल भी करवा दिया है, ये सारा ग्राफ सब कुछ डिस्कस कर दिया है, आपके सामने है। ठीक है, हाँ ये आपको कब मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, कब शट डाउन पॉइंट, सारा डिस्कशन कंप्लीट। ये इसमें कुछ बातें और भी ऐड ऑन करके समझा दिया मैंने आपको। राइट सर, राइट सर, फैंटास्टिक, मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से अगली क्लास शुरू करेंगे, हालांकि ये सिंपल टॉपिक है, तो अगली क्लास जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे डेड वेट लॉस से। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। डेड वेट लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी मटेरियल आपको सपोर्ट करेगा, थ्योरेटिकली भी, कॉन्सेप्चुअली भी, और जो मेरे लेक्चर्स हैं और जो मेरे सॉल्यूशंस हैं वो भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। तो मैं आपको आज की क्लास में यहीं छोड़ जाता हूँ, सिर्फ एंड सिर्फ अगली क्लास तक के लिए। अगली क्लास में फिर मिलता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।